कुछ मखसूस NGOs ऐसी हैं जो हमारी बहन बेटियों को वरगलाने की, गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क में एक चीज़ बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वो है जी वो है हुकूमत का ख़ात्मा किया जाएगा, इस हुकूमत को घर भेजा जाएगा। वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम नून हो या जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर PDM की जमातें एक ही बात कर रही हैं कि हुकूमत का ख़ात्मा किया जाएगा। लेकिन सवाल एक ही है कि कैसे किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद एक ही तरीका है जिससे ये ख़त्म हो सकती है। लेकिन मैं आज आपको ये जो ख़बर दे रहा हूँ वो ये है कि अपोजिशन की अक्सरियत सेनेट में होने के बावजूद 3 बिल हुकूमत ने मंजूर करवा लिए। अपोजिशन वॉकआउट कर गई, मुखालिफत करती रही, लेकिन उस बिल को रोक नहीं पाई है। जो अपोजिशन जिस ऐवान में अक्सरियत में है वहाँ पर वो हुकूमत का रास्ता नहीं रोक पा रही है, और जिस ऐवान में वो अक़लियत में है वहाँ किस तरह से तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, ये सवाल अहम है। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जितने मार्च की तैयारियाँ, जितने बयानात वो एक तरफ हैं, लेकिन हकीकतें जो नज़र आ रही हैं वो कदरे मुख्तलिफ हैं। तो आज हम इस सूरत हाल पर बात भी करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर का दौरा कर रहे हैं और उनकी मुलाकातें भी आज हैं, और उन मुलाकातों में वो चीज़ें तय की जा रही हैं। एक तो नाराज़ लोगों के हवाले से पंजाब काबीना में तौसी का भी फैसला किया गया है, जो इत्तहादी हैं उनको भी खुश किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जहांगीर तरीन ग्रुप भी कहा जाता है, या जिसे मरीम नवाज ने आज कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। तो क्या इत्तहादियों से ज़्यादा अपने वो नशेमन पर बिजलियां गिरा सकते हैं या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोले। लगारी साहब शुक्रिया आपका सर, आप हमारे साथ हैं। इमरान याकूब साहब सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार हैं। इमरान याकूब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लगारी साहब, एक तरफ तो हम ये शोर सुनते हैं तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च, फरवरी से लेकर मार्च तक मार्च ही मार्च है, लेकिन सर आज आप देख लें कि अपोजिशन वॉकआउट कर रही है। मालूम है कि बिल आना था अथॉरिटीज़ के हवाले से, तो उसके बावजूद वो पास हो गया। हुकूमत अक्सरियत में थी, अपोजिशन अक़लियत में नज़र आ गई है वहाँ पर। तो ये क्या है? एक जानिब कह रहे हैं जी पार्लियामान से पास करवाएंगे तहरीक अदम एतमाद, एक जानिब बिल्स रोके नहीं जा रहे हैं उनसे। ये पिछले 3-3.5 साल से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ऐवान में ताबेदारी करती है, बाहर निकल कर झगड़ा करती है। ऐवान में जितने भी बिल पास होते हैं इतनी सिधाई हुई अपोजिशन है कि लगता है कि सिर्फ एक इशारा होता है और वो जहाँ भी हो, जिस पोजीशन में भी हो, ढेर हो जाती है। 2019-20 में मैं UK में था और उस वक्त ये जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा फैसला दे चुके थे आर्मी एक्ट में तरमीम करने के बारे में, और ये कि जनाब इस फोरम पर जाकर तय करें कि मुद्दत क्या होगी जी, तो हम समझ रहे थे कि हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। और हुकूमत ख़ुद भी ये कह रही थी कि हुकूमत के जनाब इमरान खान साहब के दाएं बाएं बैठने वाले लोग ये कह रहे थे कि हम अपोजिशन के पास नहीं जाएंगे, अपोजिशन तो शैतान है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए जी। फिर क्या हुआ कि अपोजिशन वही अपोजिशन जिसको शैतान कहा गया और जिसके पास न जाने के लिए कहा गया, वही अपोजिशन बैक बीनी और दो गोश, घुटने टेकते हुए, कोहनियाँ रगड़ते हुए और सीधी पहुंची है और जाकर दर दौलत पर हाजिर दी है और इमरान खान को जनाब आप पेश कीजिए, जो भी एक्ट कर रहे बिल पेश करें हम उसको पास करेंगे। और इस तरह से उन्होंने पास किया। दोनों बड़ी पार्टियों ने भी और अपोजिशन की सारी जमातों ने भी मिल मिलाकर पास किया। आर्मी एक्ट था जी, ठीक है, होगा कोई इस तरह का मुल्क के अजीम तर मफाद में, आपने कर लिया। फिर इसके बाद जितनी भी कानून साजी होती रही है, अपोजिशन यही करती रही। अपोजिशन इतनी बड़ी सहूलतकार है हुकूमत की। अपोजिशन, पार्लिमानी अपोजिशन, पाकिस्तान की पार्लिमानी अपोजिशन कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में सहूलतकार के तौर पर काम करती रही है, काम कर रही है, और शायद बाकी जो मुद्दत बची है उसमें भी करती रहेगी। फिर ये लगता है कि ये ढगोसला है कि हम इस तरह की बड़ी बातें इसलिए की जाती हैं कि इतना बड़ा लोगों को मायूस कर चुके होते हैं। और ऐवान में 3 बार तो वैसे ही फेल हुए हैं जी। और यानी कि
जब आप तहरीक अदम एतमाद लेकर गए सेनेट में, आपके पास 14 अरकान की अक्सरत थी, आप फेल हो गए। और आपने जिन लोगों ने वोट दिया, आपके खिलाफ वोट किया, उसमें से किसी से पूछा तक नहीं गया, लोगों के नाम तक सामने नहीं लाए गए। फिर दोबारा ये हुआ जब सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस नहीं बल्कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था। फिर दोनों पार्टियों के लोगों ने डिच किया और उन्होंने इस तरह वोटिंग का इस्तेमाल किया जिससे उनको मुस्तरद करने का फैसला करना पड़ा है। जो चेयरमैन उस वक्त कर रहे थे, जो सदारत कर रहे थे, उनको मौका मिला और उनने चेयरमैन की सीट पर मुंतखब करार दिया सादिक संजरानी साहब को, हो गए दोबारा। फिर तीसरी बार ये पोजीशन हुई है कि मिनी बजट के हवाले से, जी बजट के हवाले से भी, मिनी बजट के हवाले से भी, और दीगर बहुत सी कानून साजी हुई है जिसमें अपोजिशन हुकूमत की बी टीम के तौर पर काम करती रही है। और मैं ये दुख से और तकलीफ से कह रहा हूँ कि PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की दूसरी जमातें जो हैं कानून साजी के मरहले में पार्लिमानी अपोजिशन के तौर पर हुकूमत की बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं। ये कोई मैं फ़ख्र से नहीं कह रहा हूँ और मुझे इसका दुख है। नहीं सर, ये है कि कानून साजी अगर मुल्की मफाद में है तो अपोजिशन साथ दे तो वो नज़र आता है, लेकिन अपोजिशन मुखालिफत भी करती है वहाँ पर खड़े होकर, लेकिन अक्सरियत साबित नहीं कर पाती है। इमरान याकूब साहब ये बी टीम वाली जो बात कर रहे हैं लगारी साहब, कि हमें बाहर तो बड़ा शोर नज़र आता है लेकिन पहलू में जो कुछ है वो आपके भी सामने, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये फिर ऊपर से कुछ अंदर से कुछ वाले मामला चल रहे हैं। तो ये जो तहरीक अदम एतमाद के शोर है और जो ये लॉन्ग मार्च का शोर है, ये फिर सिर्फ शोर ही रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बातें सुन के ना यकीन करें वो मुझे एक इंडियन गाना है वो बड़ा याद आ रहा था। जी सर, आपने भी सुना होगा, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो हमारी जो अपोजिशन है ना, हमारी सियासी जमातें, वो इशारे पे लगी हुई हैं। अब वो इशारा जैसे ही मिलता है, जिस तरफ से मिलता है, जिस तरह का मिलता है वो काम हो जाता है। इशारा मिलता है आप बैठे रहे, वो बैठ जाते हैं। इशारा मिलता है आप खड़े हो जाए, वो खड़े हो जाते हैं। इशारा मिलता है आप बाहर चले जाएं, आपने बाइकआउट करना है। ये जो आप बात कर रहे थे ना अभी, और लगारी साहब फरमा रहे थे कि वो मुखालफत तो करती है लेकिन पार्लिमानी सियासत में उस तरह से वो नहीं करते, बी टीम का करते हैं। शुक्र करें कि वो बी टीम करते हैं, मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं है। देखिए ये जो बातें करते हैं, तकरीरें करते हैं या फलसफा झाड़ते हैं, ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए और ये साबित करने के लिए करते हैं कि जी हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। मैं एक मुदस्सिर साहब आपसे बात करूं, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम जितना अरसा गुजारा है 3.5 साल का, इसका क्रेडिट इमरान खान को नहीं जाता, इसका क्रेडिट अपोजिशन को जाता है। उन्हें माशाल्लाह से अपोजिशन इतनी नाअहल, इतनी नकम्मी मिली है कि वो इमरान खान साहब जो हैं तमाम तर अपनी बैड गवर्नेंस के, तमाम तर अपनी खराबियों के, तमाम तर अपनी कोताहियों के अभी तक ना सिर्फ वज़ीर आज़म के ओहदे पे विराजमान है बल्कि वो ललकारते भी हैं और इस अपोजिशन को फेंटी भी लगाते हैं। लेकिन ये अपोजिशन जो है वो जो है ना उसी पे इक्तफा करके आपस में बैठ जाते हैं। इमरान साहब क्यों नाअहल क्यों है? बड़े सीजन सियासतदान हैं, जरदारी साहब इसमें मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब कायद हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, पूरी तहरीकें चलाते रहे हैं। सर देख लें कहाँ गुजरांवाला से वो PDM शुरू हुई थी और आज तक जल्द से जुलूस, तहरीकें, अदम एतमाद, इस्तीफ़े, बहुत सारी बातें। सर सारे सीजन पॉलिटिशियन, वज़ीर आज़म पहली बार वज़ीर आज़म बने इमरान खान, तो फिर ये क्यों सर कम इस तरह है? देखिए गुजारिश ये है कि ये सारे सीजन पॉलिटिशियन है, इसलिए तो इनकार किया नहीं जा सकता। ये सियासत के रमूज बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे वही कहूँगा कि शायद इनकी सलाहियतों को या तो जंग लग गया या ये खुद से कुछ करना नहीं चाहते। ये किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं, ये किसी ऐसे इशारे के मुंतज़िर हैं, ऐसी कॉल के मुंतज़िर हैं कि इन्हें खुद कुछ ना करना पड़े, कॉल आ जाए, इशारा मिल जाए और सब लोग खुद ही इनकी तरफ आ जाए। क्या काफ लीग हो, वो MQM हो, वो बाप हो, वो सब के जनाब हुक्म मिल गया, अली जा बताएं अब हमने क्या करना है। और ये वहाँ पे बैठ के कि वाह जी वाह आ जाए हम तो सब ठीक हो गया। देखिए
सियासत में आपको जो सियासतदान हम जो किताबों में पढ़ते रहे हैं, ये दुनिया में आप हिस्ट्री देखें, जो बड़े सियासतदान हुए आप छोड़ दें, यहाँ की मिसाल ले लें, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अगर आज हम उन्हें कायदे आजम कहते हैं तो क्यों कहते हैं? उनकी उस जुस्तजू की वजह से, उनकी उस मेहनत की वजह से वो निहत्ते चले थे। और क्या वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। लेकिन क्या आज हमारे सियासतदान उस तरह से कर रहे हैं? हमारे यहाँ अपोजिशन की जमातें जो हैं वो फिर मैं कहूँगा शायद आपको मुनासिब ना लगे, हमारी अपोजिशन या सियासत इस तरह से चल रही है कि रिक्शा कराची में जाए ना तो आपने देखा होगा, ये चुंदरीगढ़ रोड पे, मेरियट रोड पे सदके करीब रिक्शे बड़े होते हैं, तो अक्सर रिक्शे के पीछे लिखा होता है कि ना इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, खुदा के सहारे चला जा रहा है। तो हमारी सियासत जो है वो खुदा के सहारे चली जा रही है, बस। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन लगारी साहब एक चीज़ है कि हमने पिछले 5 दिन पहले ये देखा कि उन्होंने कहा जी कि अभी नंबर्स पूरे नहीं है, तहरीक अदम एतमाद में अभी नहीं जाएंगे, नंबर्स पूरे करके जाएंगे। अब ये पहले हुआ कि शायद अभी तहरीक हो जाए, अब वो 5 दिन पहले वहाँ फैसला हुआ, इधर हुकूमत ने अपने जो है वो तेज़ी कर ली। इमरान खान साहब जो है वो आज लाहौर में मुलाकातें, अंदर खाते सारे लोगों को, अब वजारतों की भी तकसीम हो रही है, पंजाब में भी काबीना में तोसी हो रही है, जो नाराज़ हैं वहाँ से भी बातें हो रही हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर भी लोगों को भेजा जा रहा है कि वहाँ उनको राज़ी करने की कोशिश की जाए। तो ये तो हुकूमत को मज़ीद मौका मिल गया। अब हुकूमत की स्ट्रेटजी फिर इसका मतलब अपोजिशन से ज़्यादा एक्टिव हो गई है और कामयाब भी हो सकती है। नहीं, अपोजिशन की जितनी भी पॉलिसी होती है, जितनी भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं और जितना उनका एजेंडा होता है, जितना वो आगे बढ़ना चाहते हैं, असल में सारे का सारा हमारा मुज़हिका खेज़ होता है और उनकी अपनी नाहली पर मबनी होता है। और वो मेरे ख्याल में उनकी इंटेंशन भी नहीं होती है, सिर्फ ख्वार होने की इंटेंशन होती है, अवाम की नज़रों में बुरा बनने की इंटेंशन होती है। वो अवाम को धोखा देना चाहते हैं, अवाम को फ्रॉड करना चाहते हैं, अवाम के साथ अपोजिशन ये करना चाहती है कि जी हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के सहूलतकार के तौर पर रहते हैं। और ये मुझे ये कहते हुए कोई खुशी नहीं हो रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है कि अपोजिशन साबित करती है, अमलन साबित करती है कि वो हुकूमत की सहूलतकार है। यह हुकूमत अवाम के लिए अजाब बन चुकी है, लेकिन यह अपोजिशन उसको निजात नहीं दिलाना चाहती है अवाम को इस हुकूमत से, इसलिए कि ये नज़र आ रहा है अपोजिशन को कि भाई ठीक है, अगर तारीख अदम एतमाद लाते हैं और कामयाब हो जाती है तो ये पूरे का पूरा जो इन्होंने एक ऐसा मैस क्रिएट कर दिया है, पाकिस्तान को अनगवर्नेबल बना दिया है, तो इसको कौन चलाएगा? तो भाई आप इतनी सारी पार्टियां मिल जाएं, आप लोग मिलकर कुछ करें इसको। ये मुल्क चीख रहा है, इस मुल्क के सवाल यहाँ पर सर लगारी साहब, आप जो कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो बी टीम अपोजिशन कुछ नहीं कर रही है, तो यही बात फिर अवाम अपोजिशन से भी तो एक्सपेक्ट करती है ना कि अपोजिशन खुद, जो इमरान खान कहते हैं ये जी चोर हैं, ये 30 साल से इन्होंने किया, तो अपोजिशन ने भी फिर इसका मतलब है जो किया है, तो अवाम भी तो अपोजिशन पर एतमाद और एतबार नहीं कर सकती है कि लॉन्ग मार्च हो या महंगाई मार्च हो, उसमें भी फिर वो साथ ना हो, तो ये भी तो अपोजिशन को इंडिकेट हो सकता है कि अवाम जब उनके साथ ही ना हो। अपोजिशन अपने लिए स्पेस कम कर रही है, अपने लिए स्पेस सुकेड़ रही है और अपने आप को इररिलेवेंट कर रही है, और अपोजिशन इररिलेवेंट होती जा रही है। मैं कहता हूं कि लोगों के पास बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यार खड़ा तो है, जैसा भी है तैसा भी है, मजालिम कर रहा है, लोगों की खाल खींच रहा है, लोगों की जिंदगी दोबर कर रहा है, लेकिन खड़ा हुआ तो है जैसे भी है। ये तो हुकूमत के करीब आने को तैयार नहीं है, ये हुकूमत की बी टीम के तौर पर तो काम करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन खुद हुकूमत टेक ओवर करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये बहुत ही मुझे नहीं समझ आता इस अपोजिशन का। ये अपोजिशन इतनी बड़ी तादाद में है कि सेनेट में अपना मेंबर मुंतखब कराने के लिए हुकूमत को शिकस्त दे देती है, लेकिन वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है अपोजिशन। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने मायूस किया है, बहुत बुरे तरीके से मायूस किया है, और अपोजिशन ने जितना हुकूमत ने मायूस किया उतना ही अपोजिशन ने अवाम को मायूस किया कि इस अपोजिशन के हाथ में था, ये हुकूमत को 2 काम तो कर सकती थी, या उसको सीधे रास्ते पर ले आती ताकि हुकूमत के मजालिम खत्म होते, हुकूमत अवाम के ऊपर एक गजब की तरह टूट पड़ी। लेकिन सर वो तो और दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन वो कुछ करने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि जनाब हुकूमत कोई कार्रवाई करे, हम हाजिर बैठे हैं, हम उसके ऊपर अंगूठा लगाएंगे, हम अपना वहाँ पर मुहर लगाएंगे और हुकूमत करेंगे यहाँ सरे तस्लीम खम करेंगे जो कहते जा रहे हैं। लेकिन इशारों की जो बातें इमरान साहब आप कर रहे हैं,
सर इशारे बहुत सारी जमातों को होते, लेकिन ये इशारे करने वाले जो हैं क्या वो भी फिर नहीं चाह रहे हैं कि इनको इशारे दिए जाएं? तो एक तो सर वो है, दूसरा आप खुद लाहौर में हैं और आपके वैसे भी बड़े करीबी हैं आप काफ लीग के लीडरान से, तो ये जो काफ लीग के हवाले से मुलाकातें और चीज़ें हो रही हैं, और मोनस इलाही साहब ने तो खैर बरमला भी कह दिया कि हम आपके साथ निभाना जानते हैं, तो फिर ये काफ लीग वाले मामला तो शायद ठप हो जाएं अपोजिशन के लिए कि कोई ग्रीन सिग्नल ना मिले उनको। मुदस्सिर, आपने शायद काफ लीग का कल का जो इजलास हुआ था और उसके बाद जो उन्होंने लामिया जारी किया वो पढ़ा नहीं। अगर आपने वो पढ़ा होता तो आप ये सवाल ना करते। मोनस इलाही साहब ने तो अपनी वजारत के शौक में जज्बाती होकर बयान दे दिया था ना, उस बयान को आप छोड़ दें। कल काफ लीग का इजलास हुआ है जिसमें तमाम अरकान असम्बली ने एक तो इख्तियार दे दिया चौधरी परवेज इलाही को कि चौधरी साहब जो फैसला करेंगे वो हमारा फैसला होगा, हम उसको तस्लीम करेंगे। दूसरा, चौधरी परवेज इलाही साहब ने और पूरे जितने शामिल शुरका ने इंतहाई तशवीश का इजहार किया कि बैड गवर्नेंस जो चल रही है मरकज में और ख़ास तौर पर पंजाब में, ये काबिल कबूल नहीं है। महंगाई से लोग परेशान हैं, हुकूमत कोई सही इक़दाम नहीं कर रही, ये अगर चीज़ें कंट्रोल ना की गई तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और इससे फिर बचना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर आप 3, 4, 5 जुमलों पे गौर करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो जो लामिया जारी हुआ है असल में वो यही है कि जनाब ये जो मामलात हैं इसके लिए पेशबंदी कर दी है कि अगर काफ लीग कल को अपोजिशन के साथ चली जाती है तो वो कहती है कि जनाब हमने तो पहले ही खबरदार कर दिया था, हमने तो कहा था कि हालात ठीक नहीं है, महंगाई से आम आदमी पिस रहा है, मामला खराब है, गुड गवर्नेंस की जगह बैड गवर्नेंस है। यानी आप ये छोड़ दें, काफ लीग ने इस वक्त ना, मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी सियासत इस वक्त काफ लीग कर रही है। वो हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, अपोजिशन की तरफ से भी देखें। हमारे वाकफान हाल के मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान तीनों चौधरी परवेज इलाही को पंजाब की वजारत आला का ओहदा जो है उसकी ऑफर कर चुके हैं। यानी अपोजिशन से वो वजीर आला बनने को भी तैयार हैं, अपोजिशन उन्हें वजीर आला बनाने को तैयार है। नून लीग के लिए ये काबिल कबूल आप कह रहे शहबाज शरीफ, तो फिर तो नून लीग के लिए तो ये मसला नहीं अगले आने वाले इलेक्शन में हो जाएगा अभी परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाए। अभी पहला जो है ना मकसद उनका इमरान हुकूमत को गिराना है, तब्दीली सरकार को गिराना है। अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि अगला इलेक्शन तो फिर देखा जाएगा ना। देखिए अभी मैं तो अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि अगर काफ लीग तरीके एतमाद में अपोजिशन का साथ देती है तो वो फौरी तौर पर पंजाब में चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के लिए तैयार है। अब अगर चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला का ओहदा मिल रहा है तो देखिए कशिश तो है, और वैसे भी उनकी बड़ी एक दरीना ख्वाहिश है पंजाब का वजीर आला बनने की। और तीसरी बात सबसे अहम मैं आपको ये बता दूं कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही को पंजाब में वजीर आला बना दिया होता तो आप यकीन करें आज पंजाब में इतने बुरे हालात ना होते, इतनी बैड गवर्नेंस ना होती, और चौधरी परवेज इलाही में ये सलाहियत भी थी कि वो मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग को तोड़ भी सकते थे, उनको अपने साथ मिला भी सकते थे। वो एक वफादार सियासतदान है, सियासत की। लेकिन सर उस सूरत में तो चौधरी बरादरान मजबूत होते और अपने हाथ से जो है वो तमाम की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उनके हवाले करने वाली बात होती है। हम इस पर बात करते हैं मजीद। ज़िला गारी साहब, एक जानिब जो बात इमरान याकूब साहब करें कि मौलाना साहब भी राज़ी हैं परवेज इलाही साहब के लिए, और जरदारी साहब भी, जरदारी साहब तो पहले भी ये चीज़ें बात हो रही थी, अब तो मुस्लिम नून शहबाज शरीफ साहब भी राज़ी हैं। लेकिन सर जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो एतमाद वाला मामला है वो कहीं नज़र आ रहा है ये एक दूसरे की जेब के कार्ड ही चेक हो रहे हैं अभी तक कि कौन क्या किस तरफ किधर जा सकता है, क्योंकि पहले भी एक दूसरे पर बड़े करीब हुए और फिर इल्ज़ामात भी आयद किए गए दोनों जानिब। ये बहुत बुरा लग रहा है जनाब मियाँ नवाज शरीफ को। वो कहते हैं कि कोई भी आ जाए, कोई भी सूरत हाल हो, लेकिन चौधरी बिरादरान को मेरा वोट न जाए या मेरे वोट से वो कामयाब ना हो। अब सूरत हाल ये है, मियाँ नवाज शरीफ और उनकी पॉलिटिकल पार्टी ग्रेजुअली इररिलेवेंट होती जा रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओवर प्ले करके
अपने आप को बहुत बाउसूल साबित किया। जब 2009 में उनके पास पंजाब हुकूमत बनाने का मौका मौजूद था और इन्होंने हुकूमत नहीं बनाई, और PMLQ से इन्होंने अलायंस नहीं किया और उन्होंने कहा कि जी ठीक है ये नून लीग हुकूमत बनाए, और नून लीग को उन्होंने खुलकर मौका दिया और सपोर्ट भी किया, पूरी अपनी जमात की हिमायत भी दे दी, और बाहर रखा गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का 5 साल पहले पंजाब में गुजार चुकी थी और अपने असरात भी दिखा चुकी थी। अब मियां नवाज शरीफ साहब को ये नज़र आ रहा है कि अगर मैं इनको स्पेस देता हूँ तो वो स्पेस पूरी की पूरी ले लेंगे और मेरा श्रिंक हो जाएगा वोट बैंक। मेरा ये कहना है कि अगर नहीं देते हैं आप तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLQ और PTI ये तीनों आपके वोट बैंक को श्रिंक कर देंगी, आप वापस चले जाएंगे बहुत कम सीटों पर। मैं आपके अगले इलेक्शन को प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। लगारी साहब, ये आपने बड़ी मुख्तलिफ बात की है। ये बहरहाल अब ये दोनों जानिब जो कार्ड्स हैं वो देखे तो जा रहे हैं, लेकिन उसको कैसे अब एक एक कार्ड को निकाल के लाएंगे ये एक अहम है। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मज़ीद मौज़ूआत के हवाले से बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम कुछ हवाले से बात करेंगे कि तकरीबन कर्नाटका में एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुका है और मुसलसल वहाँ एहतजाज नज़र आ रहा है हिंदुस्तान में हिजाब के हवाले से, और इस हिजाब की पूरी एक तहरीक चल पड़ी है जिसमें अब तमाम शोबा ज़िंदगी के लोग वो शामिल हो रहे हैं और भरपूर मुखालिफत भी उन इंतहा पसंदों की जा रही है। इंडिया के अंदर ही हम देख रहे हैं कि वहाँ बड़ी शदीद मुखालिफत वो लोग कर रहे हैं मुसलमानों के साथ भी मिलकर। तो ये दोनों तरह के रुख इंडिया में भी नज़र आ रहे हैं। और फिर एक और ख़बर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब ने एक ख़त लिखा है। वो ख़त लिखा गया वज़ीर आज़म को कि 8 मार्च में जो औरत मार्च होता है इस पर पाबंदी लगाई जाए। तो एक जानिब वहाँ पर पाबंदी की बात है और एक जानिब यहाँ पर पाबंदी की बात है। हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब भी मौजूद हैं और हमें मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने भी ज्वाइन किया है। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नूरुल हक कादरी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको 8 मार्च में होने वाले औरत मार्च की पाबंदी के हवाले से वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। सर, क्या ज़रूरत पड़ गई थी, क्या वजूहात हैं इस ख़त लिखे जाने की, और क्यों पाबंदी होनी चाहिए? अगर तफसील से आप पढ़ लें तो उसमें मैंने ये कहा है कि जिस भूंडे अंदाज में इसको मनाया जा रहा है या सेलिब्रेट किया जा रहा है या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उसमें औरत की तज़हीक होती है और हमारे मुआशरे की भी जगहनसाई होती है, हमारे अक़दार की भी पामाली होती है, तो उससे बेहतर है कि उसको एक मुतबादिल अंदाज में हया के साथ, इफ़्फ़त के साथ, डिसेंसी के साथ, और जो औरत के मसाइल है उनके मसाइल को उजागर करने के हवाले से पर्दा और हिजाब का करना न करना, ये औरत हमारे माशरे के औरत की मसाइल नहीं है। और जिस तरह के उस दिन के पिछले कई सालों से स्लोगन लगाए गए, जिस तरह के बैनर्स उठाए गए, जिस तरह के इक़दाम किए गए, वो फिर बाद में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। और जो एक्सट्रीम लिबरल है और एक्सट्रीम रिलीजियस है, दोनों इंतहाओं के लिए एक मौका मिल जाता है उसको उससे फ़ायदा उठाने का और अपने एजेंडा के तकमील के लिए। तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इसको कोई एक मुतबादिल अंदाज में जो कि हमारे सोसाइटी को, हमारे माशरे को सूट करता हो उस अंदाज में। सर, अपोजिशन ने बड़े एतराज़ात डॉक्टर साहब आपके इस खत पर उठाए हैं। देखिए, इसमें दोराई तो हो सकती है मेरे मौक़िफ़ से, मेरे इस मशवरे से। ये मशवरे की हद तक है, चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, हुक्म उसका चलता है, डिसीजन फैसला उसका है। बहैसियत के मजहबी उमूर के मिनिस्टर के और अपने पोर्टफोलियो के जिम्मेदारियों के हिसाब से मैंने उनको मशवरा दिया है और इस पर दोराय हो सकती है, उनका एक अलग ख्याल हो सकता है। अपोजिशन के भी शायद सारे लोगों का एक ख्याल नहीं, अपोजिशन के अंदर भी इस हवाले से एक डिवीजन और तकसीम होगी। तो लेकिन मैंने बात जो की है वो उस पर एक मुतनासिब और मियाना रवि की एक रवैये को अपनाने की है।
जिससे शायद अपना हुकूमत में अपोजिशन को ये बिल्कुल मुनासिब और मयाना रवि का मामला जो आपने बात की है वो बड़ी अहम है। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, एक जानिब हम देखते हैं कि इंडिया में जो कुछ पिछले 8-10 दिन से हुआ, वहाँ पर हिजाब पर पाबंदी लगाने की कोशिश, बच्चियाँ जो स्कूल कॉलेजेस में जा रही हैं, वैसे तो लोग हिजाब कर रहे हैं लेकिन उन पर पाबंदी का मामला है। एक जानिब वो कहा जा रहा है कि वहाँ इंतहा पसंदी का अमल हो रहा है कि उनको रोका जा रहा है, और यहाँ एक है कि ख़वातीन अगर साल में एक दिन करती हैं तो यहाँ उनको रोकने की कोशिश हो। तो ये दोनों तरफ आप नहीं समझते कि एक एक्सट्रीम लेवल वो नहीं होना चाहिए, या फिर ये ठीक है जो किया जाना हो रहा है वहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मौलाना नूरुल्लाह कादरी साहब के इस खत से इत्तेफाक करूंगा जो इन्होंने लिखकर एक अपनी अच्छी जिम्मेदारी को अदा किया। आप याद रखिए कि हम किसी मुहज़्ज़ब माशरे में रहते हैं, किसी जंगल में नहीं रहते कि जहाँ पर मर्द और ख़वातीन को ऐसी मदर पिदर आज़ादी दे दी जाए कि जनाब जो चाहे वो अंग्रेज़ों के साहिलों पर होता है, कपड़े उतार के लेट जाओ, तो इधर हमारे पास भी आके जनाब क्लिफ्टन में कपड़े उतार के लेट जाएं। ऐसी आज़ादी की इजाज़त तो कोई भी नहीं दे सकता है। ऐसी ख़वातीन जो एक हया की चादर के साथ माशरे का फर्द हैं, हमारी माएँ बहनें ऑफिस में वर्क करती हैं, टीचिंग करती हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सब हमारे माशरे का बराबर का सुतून हैं और वो सब हमारी इज्जतें हैं। कुछ मखसूस NGOs ऐसी हैं जो हमारी बहन बेटियों को वरगलाने की, गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, और वो आज़ादी के नाम पर हकीकत में इन्हें हवस के पुजारियों की गुलामी में देना चाहती हैं। ऐसी हमारी माओ बहनों की जिम्मेदारियां, बेटों की जिम्मेदारियां, बेटियों की जिम्मेदारियां हम सब के कंधों पर मुश्तरका तौर पर आती हैं, चाहे वो एंकर पर्सन हो, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो गैर मौलाना हो। अब जिस हद की बात आप करके ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये भी एक एक्सट्रीज्म का अमल है, ऐसा हरगिज नहीं है। ये माशरे को सुधारने के लिए एक तजवीज़ है जिसको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो बात हिंदुस्तान में हो रही है उसे पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, हम भी कंडेम करते हैं। हम किसी को ये नहीं कह रहे कि जबरदस्ती बुर्के पहना दो सबको, भाई सबको आज़ादी है। वो चाहे दुपट्टा हिंदू औरत पहन रही है या नहीं पहन रही है, मैं ये बात ही नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं जिस मुसलमान ने अल्लाह और उसके नबी का कलमा पढ़ लिया, अब उसने अपने आप को रसूलुल्लाह की गुलामी में दे दिया, शरीयत के ताबे कर दिया। शरीयत ने कहा कि आप इस तरह जिंदगी गुजारें। अब अगर कोई बहन बेटी बुर्का पहनती है, चादर पहनती है, उसकी मर्जी है, और जनाब उसको कोई जबरदस्ती बेपर्दा करे, उसकी चादर को तार तार करे, ऐसी किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे मौके पर OIC ने बहुत अच्छा बयान दिया, कंडेम किया इंडिया की इस दहशतगर्दी को। मैं समझता हूँ ये मुआशरती दहशतगर्दी है। मुआशी दहशतगर्दी। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब इस पे जो आप बात करें मुआशरती दहशतगर्दी के हवाले से, इस पे हम बात करते हैं, लेकिन सर इस पे मैं लगारी साहब का भी टेक लेना चाहूँगा। लगारी साहब, 8 मार्च कोई पिछले 4 साल से तो नहीं हो रहा है। 8 मार्च तो बहुत बड़े अरसे से हमने देखा है कि हुकूक निस्वां का दिन मनाया जाता है, इससे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल से कुछ इस पर बिल्कुल एक्सट्रीम चीज़ें भी हुई, लोगों की मुखालिफत भी एक्सट्रीम हो गई। लेकिन ये पाबंदियों का अगर अमल इस तरह से हो तो ये भी एक बहरहाल मुश्किलात पैदा करेगा माशरे के अंदर कि किसी चीज़ पर भी कोई पाबंदी की तजावीज़ हुकूमती वज़रा की सतह पर आना शुरू हो जाए तो। बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि दोनों जय्यद आलिम हैं, नूरुल्लाह कादरी साहब भी और मुफ्ती मुबारक मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, तो वो भी एक जय्यद आलिम है। और मैं जो इस तरह के इश्यूज़ में बहस में हिस्सा नहीं लिया करता हूँ, लेकिन मैं दोनों के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ करता हूँ। सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम बिल्कुल इस तरह नहीं होता है। सिस्टम होता है या तो वो गुलामाना सिस्टम होता है, या कबायली सिस्टम होता है, या जागीरदाराना सिस्टम होता है, या करप्ट कैपिटलिज्म। सिस्टम इंसान के यही रहे हैं। इस सिस्टम में वैल्यूज़ का तयन होता है। बहुत से सिस्टम्स हैं जिनने मज़हब की चीज़ों को अपनाया,
अब आप क्या करेंगे जो सऊदी अरब में हो रहा है, और शकीरा का जो वहाँ पर हुआ है कंसर्ट, उसमें क्या होता रहा है, और आगे जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है। आप सोसाइटी को बंद करके रख देंगे और पीछे गन लेकर खड़े हो जाएंगे कि सोसाइटी हमारे कहने पर अमल करे, तो सोसाइटी इस तरह से कर नहीं सकती है। आप पाबंदियाँ लगाकर, हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारी बहनें, ये सारी की सारी काबिल एहतराम हैं। अगर वो ये कह रही हैं कि हमें तालीम दो, अगर वो ये कह रही हैं कि हमें पहले डॉक्टर बनना है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी करें जी बस इसकी शादी करो, ये रहने दो इसको, तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चियों को अपने हक़ में आवाज़ उठाने के लिए पूरा राइट होना चाहिए। ये जो चीज़ें बाद में ये सिस्टम की तरफ से आई हैं, ये जो ढांप दो वाला मसला है, ये भी सिस्टम की तरफ से आया है, ये मज़हब की तरफ से नहीं आया है। मज़हब में इंतहाई काबिल एहतराम हमारी माएँ, हमारी इंतहाई काबिल एहतराम उम्महातुल मोमिनीन भी इस तरह के जो आपने तयन किया है वो इस तरह का तयन था, शर्म व हया का तयन है, ये सारा कुछ है, और शर्म व हया का लिबास भी है और उसका तयन भी है। सही। और ये नहीं है जिस तरह से हमें अब ये सबक पढ़ाया जा रहा है कि जनाब इस तरह से होना चाहिए, ये सिस्टम में होता है। हम बहुत सी चीज़ों की तरफ रजू कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। आप महज़्ज़ब माशरा किसको कह रहे हैं? आपके नज़दीक महज़्ज़ब माशरे की तारीफ़ क्या है? क्या होता है इस महज़्ज़ब माशरे में? हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ क्या होता है? क्या हुआ था वो जब मोटरवे पर बच्ची जा रही थी, उसके साथ क्या हो गया था? और क्या होता है जब डाकू घरों में दाखिल होकर औरतों को कोई जुलूस निकाल रही थी बच्ची, जिस 17 साल की बच्ची की आबरू को तार तार किया गया, वो किस जुलूस में गई थी? मैं कहता हूँ कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप एक पूरे सेगमेंट को, आधी आबादी को आप दीवार से न लगाए ना इस तरह की बातें करके। मैं कहता हूँ शर्म व हया आपकी अपनी आंखों में होता है। जितना औरत को शर्म हया का एहसास होना चाहिए उतना ही मर्द को होना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा होना चाहिए। आपको दूसरी नज़र देखने से भी मना किया गया है कि आप किसी को दूसरी नज़र से देखें। कहाँ है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ कौन सा ऐसा लिबास है जिस पर हम एतराज़ करें? कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर हमें एतराज़ होना चाहिए? ये सब कुछ नहीं है। और इंडिया जिस इंतहा पसंदी के रास्ते पर इंडिया जा रहा है, इंडिया की मैशत ने बड़ी तरक्की कर ली, उसकी वजह ये नहीं थी कि उसने ये सारा कुछ अपनाया। मैं समझता हूँ कि इंडिया जिस रास्ते पर चल निकला है वो बर्बादी का रास्ता है, और हम जिस रास्ते पर सोसाइटी को ले जाना चाहते हैं घसीट कर, हम 40 साल से 45 साल से भुगत रहे हैं इंतहा पसंदी को। और इंतहा पसंदी के पास हथियार है, इंतहा पसंदी के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंतहा पसंदी के पास बम धमाके हैं, इंतहा पसंदी के साथ इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसानों के लिए खतरा बनी हुई हैं। खुदा के वास्ते उसके नैरेटिव को नहीं आप सपोर्ट करें। बिल्कुल। मैं डॉक्टर नूरुल्लाह कादरी साहब, सर अपोजिशन भी ये बात करी है कि एक निहत्ती औरतों के हवाले से वो कह रहे हैं कि आप पाबंदी लगाकर क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं, क्या आप इससे हासिल करेंगे? अपोजिशन तो सर इस तरह के इल्ज़ाम आप पर लगा रही है। डॉक्टर साहब कि वो जो जिस तरह की औरतें उस दिन आती हैं और रोडों पे और शायर इस्लाम और शायर दीन का और हमारे सोसाइटी के वैल्यूज़ और अक़दार का जिस तरह मजाक उड़ाती हैं, वो कोई हकीकी नुमाइंदा है औरतों की, और उनकी आवाज़ पाकिस्तान की तमाम औरतों की आवाज़ है। मैं ये नहीं समझता, और वो किसी भी सूरत उनको निहत्ती नहीं कहा जा सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नूरुल्लाह कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आबिद मुबारक साहब आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं, और वो मामला है जी इस वक्त CNG स्टेशंस का। गैस की किल्लत बड़ी शदीद रही है जनवरी के पूरे महीने में, दिसंबर के आखिर से लेकर, और फेब में ये कहा गया कि ये CNG स्टेशंस खोले जाएंगे, लेकिन खुलते ही फिर बंद हो गए। अब क्या सूरत हाल है, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CNG एसोसिएशन के रहनुमा समीर साहब। बहुत शुक्रिया समीर साहब आपके वक्त का। ये जो सूरत हाल हुई है कि पहले खोलने का ऐलान था क्योंकि टाइम दिया गया था आप लोगों को, अब फिर से बंद हो गया है, तो ये क्या वजूहात हुई हैं? अभी तक गैस की वो किल्लत है जिसको अब CNG स्टेशन में मुंतकिल नहीं किया जा सकता? देखिए 2.5 माह के बाद तकरीबन 14 फरवरी को इन्होंने हमें 96 घंटे भी नहीं गुजरे हैं तो हमें आज नोटिफिकेशन आ गई कि जी आपको 72 घंटे के लिए दोबारा बंद किया जा रहा है। वजह ये बताई जा रही है कि जी RLNG की कमी। अब मुझे तो ये समझ में आता नहीं है कि फिर हमें खोला क्यों था इन्होंने 4 दिन के लिए, और 4 दिन के लिए जब खोला था तो कहा था कि जी अब हमारी चूंकि लाइन प्रेशर्स वगैरह बिल्कुल बेहतर हो गए हैं इसीलिए हम आपको खोल रहे हैं, और अब हम अपनी किसी भी किस्म की लोड शेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन अभी चंद दिन भी नहीं गुजरे और फिर 3 दिन के लिए इन्होंने क्लोजर कर दिया है।
वजह ये बताते हैं कि जी आपका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिस बात के ऊपर कल हमारी इनसे डिबेट भी हुई है सीसद गैस कंपनी के आलोकम से, और मैंने इनको चैलेंज किया कि जी आप ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 दिन के अंदर जो हमने खुद विटनेस किया अपने सीएनजी स्टेशन के ऊपर, गाड़ियां ना होने के बराबर थी। ये कहते हैं कि जी आप 25 mm CFD इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि मेरा कहना ये है कि हम 5 से 6 mm CFD से ज्यादा गैस इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। इन्होंने अब के इलेक्ट्रिक का बहाना बना के और हमें दोबारा बंद कर दिया है। तो ये दोबारा से बंदिश होगी है। लगारी साहब, कल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर शिबली फराज साहब कह रहे थे कि आप पेट्रोल जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। हमने तो खैर प्रोग्राम में पूछा, ये ग्लास होने था कि ये पिया तो जा सकता है, इस पर इंसान तो चल सकता है, गाड़ियाँ नहीं चल सकती। अब CNG भी दोबारा से कराची वालों के लिए तो 2.5 महीने बंद थी, अब दोबारा से बंद कर दी, तो फिर कैसे चलानी है? एक तरफ कहते हैं मईशत चल रही है, दूसरी जाने पेट्रोल महंगा कर दिया, CNG बंद कर दिया। देखें, ये हुकूमतों के मामलात हैं, हुकूमतें जानती होंगी किस तरह इसको हल किया जाना चाहिए। अगर इनको मंगवाना था, बाहर से इंपोर्ट करना था, और आपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कई मुल्कों के साथ, और आप पेट्रोल अपना गैस मंगवा रहे हैं, तो आपको इसका बंदोबस्त करना चाहिए था और आपको मंगवा लेना चाहिए था। तो आपने ये सारा कुछ मैस क्यों क्रिएट किया? ये CNG स्टेशन तो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है और इसके लिए उनको तो बहरहाल जाना चाहिए। आपके पास एक बात है कि आपके पास कोई मुतबादिल इंतज़ाम है नहीं, आपने अपने तौर पर इसका कोई राशनिंग नहीं की हुई है। मैं 20 साल पहले ईरान गया, तो ईरान जो तेल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है जी, और जो गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और जिसके पास है ही इतना बड़ा, उसके पास वसाइल हैं कि दुनिया के चंद ममालिक के पास वसाइल हैं, वहाँ आपको मालूम है कि 3 लीटर पेट्रोल से ज़्यादा कोई गाड़ी नहीं ले सकती है। ये राशनिंग है वहाँ पर, इसलिए कि उनको पता है कि हमने मैनेज करना है। हमारे यहाँ तो कोई इस तरह का। अच्छा, फिर ये कि वहाँ पर अंडरग्राउंड रेलवे मौजूद है, बसें मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट मौजूद है। कराची दुनिया का ऐसा शहर है जिसके अंदर बसें नहीं हैं, बदकिस्मत, जिसके पास मास ट्रांजिट का कोई इंतज़ाम नहीं है, और अदालतों को इत्मीनान दिलाया जाता है और अदालतें मुतमईन हो जाती हैं, हाँ भाई इन्होंने सर्कुलर रेलवे चला दी। कौन सी सर्कुलर रेलवे चली है? वो जो सर्कुलर रेलवे चलती थी डिग रोड से, वो जाती थी यूनिवर्सिटी, वो जाती थी गुलशन इकबाल, वो जाती थी गिलानी स्टेशन, वो जाती थी लालू खेत, वो जाती थी नाजमाबाद, वो उरंगी, नाजमाबाद, वो साइड जाती थी। वो कहाँ है सर? अब तो ग्रीन लाइन बस चला ली ना सर। तो ग्रीन लाइन बस ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है और किस तरह से उस मसले को हल हुआ है? यहाँ पर आप कम अज़ कम 50 लेने। आपको पता है लंदन में 450 से ज़ायद रेलवे स्टेशन हैं, और एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जहाँ पर 60 प्लेटफार्म है, और उसकी आबादी कम है। आपसे यहाँ तो फिर सर बड़ा एक सादा सा काम था पिछले 13.5-14 साल से, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट एक लाइन ब्लू या रेड नहीं बना सकी है। तो ये भी तो एक बड़ा मसला है कि हुकूमतें तवज्जो ही नहीं इस पर कर रही हैं, लेकिन जो CNG एसोसिएशन के उनके लोगों की जॉब्स तक जो है वो स्टेक पे आ जाती हैं। समीर साहब, ये बड़ा नुकसान ढेर सारा हो जाता है आपको हर सीज़न में, तो ये अभी कितना आप समझते हैं कि ये नुकसान हो चुका है, और अब क्या दोबारा जो बंद की गई उसके बारे में कुछ बताया गया कि कब दोबारा खोली जा सकती है? देखिए, अभी इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है उसके हिसाब से तो ये कह रहे हैं कि जी पीर वाले दिन हम आपको दोबारा सुबह 8 बजे खोलेंगे, लेकिन मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है इनकी। जैसे इन्होंने 2.5 महीने के बाद एक तमाशा किया, 96 घंटे खोलने के बाद फिर बंद कर दिया, ये यही करेंगे हरकत। और जहाँ तक नुकसान की बात है, वो तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 2.5 माह में तकरीबन तमाम CNG स्टेशन मालिकान ने अपने घर से अपने तमाम एम्प्लॉयज को तनख्वाह भरी। लेकिन बात यह ना कि कब तक, कितने अर्से और हम अपने जो एम्प्लॉयज को तनख्वाह दे सकेंगे? लामाला एक लम्हा ऐसा आएगा कि हम अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनकी छुट्टी करनी पड़ेगी, और इस बेरोजगारी का जो जिम्मेदार है वो जाहिर सी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट होगी, कि जो बार बार एक नया फरमान निकाल के सिर्फ बात ये देखें किसी कारोबार को मुस्तकिल तौर पे बंद कर देना जी, ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का मतलब ये तरीकेकार है। चले आप कोई राशनिंग करते हैं, जैसे लगारी साहब ने कहा कि चले आप हफ्ते में जैसे पहले करते थे कि 4 दिन खुला हुआ है 3 दिन बंद है, इस तरह का कोई सिस्टम कर लें, हम उस पर भी कंसिडर कर लेंगे कि चलो यार आप जो है ना अभी हालात सही नहीं है तो इस तरह का मामला कर लें। लेकिन मुस्तकिल तौर पे 72 घंटे, पहले 2.5 महीने बंद की, 96 घंटे के लिए खोली, अभी लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ था कि जी CNG स्टेशन के ऊपर हमें गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, आपने फिर 72 घंटे के लिए बंद कर दी। तो आप बताएं कि वो जो कस्टमर हमारा है
वो तो अब है ही नहीं वैसे भी। बिल्कुल ये मामला एक तो कस्टमर का, दूसरा जो वैसे एक पूरे का पूरा सिस्टम है उसका नुकसान है, वो भी सामने है। समीर नजमुल हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। हुकाम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना होती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हुकूमतें लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात भी बनाती जा रही हैं। अपना ख्याल रखिए, मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।